गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज जो हम देख रहे हैं पाठ, जो हमारा 11वें नंबर का जो पाठ था कृषि जीव विज्ञान का, उस पाठ का नाम था टिड्डा। इसकी क्या क्या देखनी थी हमें? संरचना, जीवन चक्र व कृषि में महत्व, ये हम इसके बारे में पढ़ना था। हमने इसकी संरचना पढ़ ली थी, पहली क्लास में इसकी संरचना के बारे में देखा था, दूसरी क्लास में इसके मुखांक देखे थे, तीसरा जो पार्ट था हमने उसमें टिड्डे के जीवन चक्र के बारे में देखा था, और जो आज हमारा ये चौथा पार्ट होगा कृषि में महत्व, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार जो हमने तीसरे पार्ट में पढ़ा था उसके बारे में आपको प्रकाश डाल देते हैं हम, उसके बारे में हम जल्दी से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। आपको पिछला जिसको आपने पढ़ा है या लिखा है तो देख लेंगे आप भी अपनी कॉपी से। इसका जो जीवन चक्र था उसमें 3 अवस्थाएं बताई हमने। एक तो इसका अंडा है, दूसरा इसका क्या है, शिशु है, और तीसरा इसमें क्या है, प्रौढ़ है। मतलब कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं इसमें? अंडा, शिशु और प्रौढ़, 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं इसमें। लार्वा या प्यूपा जो अवस्था है वो नहीं पाई जाती है, इसलिए इसके जो जीवन चक्र है बताया गया है उसको अपूर्ण रूपांतरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपूर्ण रूपांतरण कहा जाता है। इसके जीवन चक्र को क्या कहा जाता है? अपूर्ण रूपांतरण कहा जाता है। अब देखते हैं हम कैसे, क्यों, किस प्रकार से ये चल रहा है वो देखते हैं हम। तो देखना, सबसे पहले हमने देखा था कि इसमें जो अंडा होता है वो कैसे आता है, इसका शिशु कैसे बनता है और प्रौढ़ कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका जो अंडे के बारे में हमने बात की थी, सबसे पहले हमने देखा था अंडे के बारे में। अंडे के बारे में क्या देखा था कि जैसे ही प्रौढ़ होंगे तो वो प्रौढ़ सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट पखवाड़े के अंतर्गत क्या करेंगे, 3 से 4 घंटे तक या लंबे समय तक क्या होते हैं, मैथ्यून अवस्था में रहते हैं। क्या रहते हैं? मैथ्यून अवस्था, मतलब मैथ्यून करते हैं इसके नर और मादा जो टिड्डे हैं वो। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, मैथ्यून करने के बाद में जो नर टिड्डा है वो तो क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, और जो मादा टिड्डा है वो क्या करती है, अंडे देना शुरू करती है। क्या देती है? अंडे देना शुरू करती है। और ये अपने अंडे किस में देती है? अंड कोष्ठक में देती है। एक अंड कोष्ठक में अधिकतम कितने अंडे बताए गए थे? 40 अंडे। ये अंड कोष्ठक में जब अंडे देती है तो ये मादा क्या करती है, अपने अंडरोपक की सहायता से, इसकी सहायता से अंडरोपक जो इसके पीछे सिरे पर होता है उसको, जहाँ पर इसको नम और गीली मिट्टी और मुलायम मिट्टी नम और मुलायम मिट्टी मिल जाती है, वहाँ पर ये अंडरोपक को मिट्टी में दसाकर अपने पैरों की सहायता से गोल गोल घूम करके मिट्टी में क्या बना लेती है, एक गड्ढा बना लेती है, और इस गड्ढे में अपना जो अंड कोष्ठक है वो डाल देती है। वो डालने के बाद में ये अपने जो जनन अंग है उन जनन अंगों से एक झागदार पदार्थ स्रावित करती है। झागदार पदार्थ स्रावित करती है जो सूखने पर सीमेंट के समान हो जाता है, सूखने पर सीमेंट के समान हो जाता है। और फिर ये अंडे इसी तरह से इसी अवस्था में लगभग 9 माह तक मिट्टी में दबे रहते हैं। 9 माह तक क्या होते रहते हैं? मिट्टी में दबे हुए रहते हैं। उसके बाद में 9 माह तक जब इसकी सर्दी और गर्मी की ऋतु निकल गई, 9 माह में ये सर्दी व गर्मी से क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद में जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो ये अंडे हैं, अंड कोष्ठकों से इसके अंडे फूटने लगते हैं, और अंडे फूटने से इसके छोटे शिशु हैं वो जमीन की सतह पर फुदकने लगते हैं। छोटे पंख रहित शिशु, पंख रहित शिशु हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, जमीन पर भोजन की तलाश में इधर उधर फुदकने लगते हैं। जब इन्हें भोजन मिल जाता है तो इनका आयतन बढ़ जाता है, इनका आयतन बढ़ जाता है। अब इनका आयतन बढ़ने के कारण ये क्या करते हैं, अपनी त्वचा पर जो काइटिन का आवरण था, काइटिन का जो आवरण था उसको क्या करते हैं, त्यागते हैं।
और उस क्रिया को क्या बोलते हैं? निर्मोचन कहते हैं। क्या करते हैं? निर्मोचन। और ये अपना शिशु से वयस्क बनने में कितनी बार? 5 से 6 बार निर्मोचन करता है। अब जब तक ये दूसरी बार निर्मोचन करता है, 2 बार निर्मोचन करने के बाद इसमें क्या आने लगते हैं? पंख आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? पंख आने लगते हैं। उसके बाद में ये नर तो है वो 70 दिन में क्या बना लेता है? वयस्क में बदल जाता है। और मादा है वो 80 दिन में शिशु से क्या बन जाती है? वयस्क बन जाती है, प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है। उसके बाद में फिर से ये नर और मादा प्रौढ़ बन गए तो वापस क्या करेंगे? मैथ्यून करेंगे। और मैथ्यून करने के बाद में फिर से नर मर जाएगा और मादा अंडे देगी। इस प्रकार जो ये टिड्डा हमने देखा था, वो टिड्डा क्या कार्य करता है? 1 वर्ष में क्या करता है? 1 वर्ष में अपनी एक पीढ़ी को तैयार करता है। क्या करता है? 1 वर्ष में अपनी एक पीढ़ी को तैयार कर लेता है। तो ये जो हमारा टिड्डे का जो जीवन चक्र था वो देखा हमने। बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है इसका जीवन चक्र। संरचना में इसके मुखांग हैं वो इम्पोर्टेंट हैं कि टिड्डे के मुखांग किस प्रकार से होते हैं। मैंने बताया भी था कि इसके प्रैक्टिकल में एक मुखांग अवश्य दिया जाएगा, उस मुखांग का चित्र दिया हुआ होगा और उस चित्र को आपको क्या करना है? पहचानना है। और पहचान करके उसका कार्य हमें बताना है। जो मैंने आपको 4-5 इसके मुखांग लिखाए हैं और उनके चित्र भी आपको बनवाए हुए हैं, इसी कारण से कि आप उसको पहचान करके उसको समझ सकें। अब देखते हैं। देखो क्या देखा, ध्यान देना एक बार। इसका हम जो जीवन चक्र पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अंडा। अंडे से क्या बने? शिशु। कितने दिनों बाद? 9 माह बाद। फिर शिशु से क्या बनेंगे? प्रौढ़। क्या बनेंगे? प्रौढ़। कितने दिनों बाद? 70 से 80 दिन बाद। सही। और 70 से 80 मतलब 2 माह और लगभग 1 माह बाद। प्रौढ़ से 1 माह बाद वापस क्या बन जाएंगे? अंडे बन जाएंगे। इस प्रकार से जो इसका ये जीवन चक्र है वो चलता रहेगा। और इस जीवन चक्र में कितने महीने लग जाएंगे? 12 माह का समय लग जाएगा। तो इसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने में, कि इसका जैसे मान लो प्रौढ़ है, उससे दूसरा प्रौढ़, यहाँ प्रौढ़ था हमारा और यहाँ से चालू हुआ और वापस हम प्रौढ़ पर आ रहे हैं, तो आने में कितना समय लग गया? 12 माह का समय लगता है। इसलिए ये जो टिड्डा है वो 1 वर्ष में अपनी एक पीढ़ी ही तैयार करता है। 1 वर्ष में क्या करता है? अपनी एक पीढ़ी ही तैयार करता है। अब पूछा जा सकता है कि 1 वर्ष में टिड्डे की कितनी पीढ़ियाँ हमें प्राप्त हो सकती हैं? तो कितनी पीढ़ी प्राप्त होंगी? केवल 1 पीढ़ी। क्यों? क्योंकि ये 1 वर्ष में केवल और केवल अपना एक जीवन चक्र ही पूरा करता है। तो ये हमारा जो टिड्डा था उसका क्या हो गया? जीवन चक्र पूरा हो गया, जिसको हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब हम देखते हैं इसका कृषि में महत्व। टिड्डे का क्या देखते हैं हम? कृषि में महत्व देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जीवन चक्र है और इसके मुखांग है। इस पार्ट में से मुखांगों वाला तो 100% ही मान लो, 100% ही आपके प्रैक्टिकल में होगा टिड्डे के मुखांग। अब हम देखते हैं इसका कृषि में महत्व। टिड्डे का कृषि में महत्व कि जो टिड्डा है वो कृषि में किस प्रकार से उपयोगी है और किस प्रकार से ये हमें महत्व देता है। देखो क्या कह रहा है कि टिड्डा वैसे तो किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, परंतु मानवीय भोजन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। कि टिड्डा है वैसे तो जो किसान है उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, फसलों को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। किसान की फसलों को हानि पहुंचाता है, लेकिन मानवीय भोजन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से इसका नियंत्रण करना आवश्यक है। फिर भी प्रकृति में यह है कीट नहीं हो तो पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग तरह का होगा, लेकिन फिर भी अगर प्रकृति में टिड्डा नहीं हो तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अलग प्रकार का होगा।
तो अलग पारिस्थितिकी तंत्र हमें प्राप्त होगा। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र बदल जाएगा इसके कारण। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण बताया गया है। ये अत्यधिक भोजन करने के कारण मल भी अधिक त्यागता है और इसके मल को सूक्ष्म जीव गोबर की खाद की तुलना में ज़्यादा कुशलता से मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो टिड्डा है इसकी प्रकृति है कि अधिक भोजन करता है, ये अधिक भोजन करता है। अब भोजन अधिक करता है तो ये जो मल त्यागेगा, मल वो भी क्या करेगा? अधिक त्याग करेगा, मल अधिक त्याग करेगा। और इसके मल को गोबर की तुलना में सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? जल्दी उर्वरकों में बदलते हैं और उन्हें पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। एवं इसकी मृत्यु होने पर इसके शरीर की नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीव आसानी से मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायता करते हैं, जिससे पौधों का अधिक विकास होता है। और इसकी मृत्यु के बाद में, इस जीव की मृत्यु हो जाती है तो सूक्ष्म जीव इसके शरीर से नाइट्रोजन को किस में मिला देते हैं? मृदा में मिला देते हैं और पौधे उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। पौधे उसे क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पौधों का जो विकास है वो क्या होगा? अच्छा विकास होगा। पौधों का विकास कैसा बताया गया है? अच्छा विकास होगा पौधों का। तो किस प्रकार से होगा वो देखें हम। सुनना, ये जो टिड्डा है उसका कृषि में किस प्रकार से महत्व बताया गया है वो देखते हैं हम। तो पहले ये किसान की जो फसलें हैं उनको ज़्यादातर क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है, खा करके उन्हें क्या कर देता है? नुकसान कर देता है। लेकिन फिर भी प्रकृति में इसकी आवश्यकता जरूरी है। अगर ये टिड्डा नहीं होगा तो हमारे प्रकृति का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अलग प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी बदल जाएगी। अब अगर क्या कह रहे हैं कि ये किस प्रकार लाभदायक है, तो ये है कि जो टिड्डा है वो अत्यधिक मात्रा में भोजन खाता है, पेड़ पौधों की पत्तियाँ फसलों को ज़्यादा खाता है। तो ज़्यादा खाता है तो ये मल भी क्या करेगा? ज़्यादा त्याग करेगा। और इसका जो मल है उसको सूक्ष्म जीव गोबर की तुलना में जल्दी उर्वरक बना देते हैं। इससे गोबर को धीरे बनाएंगे लेकिन इसके मल को जल्दी से उर्वरकों में बना देंगे, जिसके कारण पौधों को आसानी से उपयोगी जो उत्पाद हैं वो मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म जीव इसके शरीर से नाइट्रोजनी यौगिकों को मृदा में मिला देते हैं और पौधे उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण पौधों की जो उपज है या पादपों का जो विकास है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये इसका उपयोग हुआ। एक पॉइंट हमने पढ़ा इसके बारे में, कैसे कि दोबारा से समझ लें कि जो टिड्डा है वैसे तो किसान की जो फसल है उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए टिड्डे की आवश्यकता है। अगर ये नहीं हो तो हमें एक अलग प्रकार का, हमें क्या होगा? एक अलग प्रकार का पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो हमें प्राप्त होगा। इसलिए हमें उस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए टिड्डे की आवश्यकता है। अब ये उपयोगी कैसे है वो देखो। ये इसलिए बताया गया है कि भूमि को उपजाऊ बनाने में, कि जैसे ये टिड्डा ज़्यादा खाता है तो ये मल अपशिष्ट भी ज़्यादा खाएगा और इसके जो मल अपशिष्ट हैं उनको अन्य पदार्थों की तुलना में सूक्ष्म जीव जल्दी से क्या कर देते हैं? उपयोगी उर्वरकों में या उपयोगी सूक्ष्म पदार्थों में बदल देते हैं, जिन्हें पौधे काम में लें। इसके बाद में अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके मरे हुए जीवों को भी सूक्ष्म जीव जल्दी से क्या कर देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं और इसके कारण पौधों का जो विकास होगा उस मिट्टी में वो अच्छा विकास होगा। तो यहाँ तक पहले लिख लें, फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो लिखो कृषि में महत्व और उसके नीचे लिखो टिड्डा वैसे तो किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। टिड्डा वैसे तो किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मानवीय भोजन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से,
भोजन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से मानवीय भोजन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से सुरक्षित रखने की दृष्टि से इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। नियंत्रित करना आवश्यक है। अगर फिर भी प्रकृति में ये कीट नहीं होता, फिर भी प्रकृति में यह कीट नहीं होता, प्रकृति में ये कीट नहीं होता, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग तरह का होता। यह कीट नहीं होता तो पारिस्थितिकी तंत्र अलग तरह का होता। पारिस्थितिकी तंत्र अलग तरह का होता। अलग तरह का होता। अलग तरह का होता। आगे लिखो अलग लाइन में। यह अत्यधिक भोजन के कारण मलत्याग भी अत्यधिक करता है। यह अत्यधिक भोजन के कारण मलत्याग भी अत्यधिक करता है। अत्यधिक भोजन के कारण मलत्याग भी अत्यधिक करता है। अत्यधिक करता है एवं इसके मल को सूक्ष्म जीव गोबर की खाद की तुलना में ज़्यादा कुशलता से गोबर की खाद की तुलना में ज़्यादा कुशलता से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उर्वरता को बढ़ाते हैं एवं मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं एवं इसकी मृत्यु होने पर इसके शरीर की नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीव आसानी से मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। बढ़ाने में सहायक होता, जिससे पौधों का विकास अच्छा होता है। जिससे पौधों का विकास अच्छा होता है। पौधों का विकास अच्छा होता है।
पौधों का विकास अच्छा होता है। अब आगे देखते हैं हम, ये कृषि में इसका महत्व है। आगे इसके महत्व के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से ये लाभदायक महत्व है और लाभदायक महत्व कौन से हैं वो देखते हैं। फिर हम इसके हानिकारक कुछ महत्व हैं उनके बारे में देखते हैं। आगे देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में ये परभक्षी के लिए भोजन के रूप में भूमिका निभाता है। पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या करता है, ये परभक्षी के रूप में, परभक्षी के रूप में भोजन के लिए भूमिका निभाता है, भोजन के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका निभाता है। उसके लिए मकड़ियों, पक्षियों और छिपकलियों द्वारा इसे भोजन के रूप में खाया जाता है। मकड़ियों, छिपकलियों, और पक्षियों के द्वारा इसे भोजन के रूप में खाया जाता है। मतलब ये मकड़ियों का, पक्षियों का, छिपकलियों का क्या है, भोजन है। क्या है, भोजन है। कौन, टिड्डा। भोजन के रूप में खाया जाता है, जिससे वे स्वस्थ रहकर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। जिससे ये क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये प्रकृति में समस्त हरियाली का 10% सेवन करता है, जिससे पौधों की अवांछित वृद्धि नहीं होती। और समस्त जो प्रकृति की हरियाली है उसमें से ये 10% उसका सेवन करता है, जिससे प्रकृति में जो अवांछित, पेड़ पौधों में जो अवांछित वृद्धि है उसको रोकता है। अवांछित वृद्धि को रोकने में सहायक है कि जो ज़्यादातर अधिक वृद्धि हो जाएगी, अवांछित वृद्धि होगी, वो नहीं होने देगा ये, क्योंकि अवांछित जितनी वृद्धि हो रही है उसको ये क्या कर रहा है, खा करके नष्ट कर रहा है। तो आप ये लिखें एक बार, इसके नीचे अलग पैराग्राफ में, पारिस्थितिकी तंत्र में यह है, पारिस्थितिकी तंत्र में यह है, पहले लिख लें बाद में एक बार और समझेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में यह है, परभक्षियों के लिए भोजन के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। भोजन के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है। आगे लिखो, मकड़ियों, छिपकलियों, व पक्षियों के द्वारा, मकड़ियों, छिपकलियों व पक्षियों के द्वारा इसे भोजन के रूप में खाया जाता है। इसे भोजन के रूप में खाया जाता है, भोजन के रूप में खाया जाता है। आगे लिखो, जिससे वे स्वस्थ रहकर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। स्वस्थ रहकर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। बनाए रखते हैं। आगे लिखो, यह प्रकृति की
यह प्रकृति की समस्त हरियाली का, यह प्रकृति की समस्त हरियाली का, समस्त हरियाली का, समस्त हरियाली का 10% सेवन करता है, 10% सेवन करता है, 10% सेवन करता है, 10% सेवन करता है, जिससे पौधों की अवांछित वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे पौधों की अवांछित वृद्धि नहीं हो पाती है, अवांछित वृद्धि नहीं हो पाती। तो दूसरा ये महत्व देखा कि परभक्षी के रूप में कुछ जंतु तो इसे खाते हैं। कुछ जंतु कौन कौन से? जैसे मकड़ियाँ हैं, छिपकलियाँ हैं और पक्षी हैं। उनका भोजन कौन है? ये टिड्डा है। इस टिड्डे को ये भोजन के रूप में खाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, अगर ये नहीं होगा तो ये स्वस्थ नहीं रहेंगे। फिर क्या कह रहा है दूसरा, क्या है कि ये जो परभक्षी हैं वो प्रकृति की 10% हरियाली का सेवन करते हैं, प्रकृति की 10% हरियाली को नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा? पौधों की अवांछित वृद्धि नहीं हो पाती है। तो अवांछित वृद्धि होने से भी उनको रोकते हैं। ये जितनी अवांछित वृद्धि हो रही है उसको ये खा जाते हैं और वृद्धि वहाँ की वहाँ सीमित रह जाती है। अब आगे देखो, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग व्यक्ति जो मनुष्य है वो भी व्यंजन बना करके इसको भोजन के रूप में खाता है। तो वो किस प्रकार से खाता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखना यहाँ पर कौन सा देश क्या व्यंजन कर रहा है। इसमें देखो, कुछ देशों में टिड्डे एवं टिड्डी को भोजन के रूप में खाया जाता है। दक्षिणी मैक्सिको में, किसमें? दक्षिणी मैक्सिको, दक्षिणी जो मैक्सिको है उसमें एक व्यंजन है चापुलाइन नामक, इससे अनेक व्यंजन बनते हैं। चापुलाइन, चापुलाइन दक्षिणी मैक्सिको में क्या कहते हैं? चापुलाइन नाम से इसके क्या होते हैं? अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं, अनेक व्यंजन बनते हैं। इसके अंतर्गत टोर्टिलस प्रमुख व्यंजन है। मतलब चापू नामक है, इसके अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं। उसमें कौन सा व्यंजन प्रमुख है? टोर्टिलस, टोर्टिलस, टोर्टिलस नामक इसमें एक प्रमुख व्यंजन है जो मुख्य व्यंजक है, ज़्यादा इसका उपयोग होता है। फिर जिसे मिर्ची के सॉस के साथ खाया जाता है, जिसे क्या किया जाता है? इस टोर्टिलस को मिर्ची के सॉस के साथ खाया जाता है। फिर डेगूमेन नाइट मार्केट नामक कुछ चीनी खाद्य बाजारों में इसे भोजन के रूप में वितरित किया जाता है। डेंगूमेन, डेंगूमेन, डेंगूमेन बताया गया इसमें। डेंगूमेन नाइट मार्केट नामक, नाइट मार्केट, डेंगूमेन नाइट मार्केट नामक कुछ चीनी खाद्य बाजारों में, नामक कुछ चीनी खाद्य बाजारों में इसके अनेक व्यंजन हैं वो बेचे जाते हैं, भोजन के रूप में वितरित किया जाता है। फिर तले हुए टिड्डे को जावा और इंडोनेशिया में खाया जाता है। जावा व इंडोनेशिया में तले हुए टिड्डे को खाया जाता है, तले हुए टिड्डे को खाया जाता है। कहाँ पर? जावा और इंडोनेशिया में तले हुए टिड्डे को खाया जाता है। फिर ओहेलोन नामक अमेरिका मूल निवासी क्या करते हैं? टिड्डे को जला करके खाते हैं। कहाँ पर? ओहेलोन नामक अमेरिका का मूल निवासी, ओहेलोन, ओहेलोन नामक कहाँ का है? अमेरिका का मूल निवासी है। वो रात्रि में क्या करते हैं? गड्ढा बोरते हैं और उस गड्ढे में इनको इकट्ठा करके जला करके इनको खाने का कार्य करते हैं। तो ये है, इस टिड्डे को जो मनुष्य है वो भोजन के रूप में खाता है। तो ये भी इसका आर्थिक महत्व हुआ, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हुआ। तो इसमें लिखें, इसमें लिखो
कुछ देशों में टिड्डे को भोजन के रूप में खाया जाता है। कुछ देशों में टिड्डे को भोजन के रूप में खाया जाता है। कुछ देशों में टिड्डे को भोजन के रूप में खाया जाता है। भोजन के रूप में खाया जाता है। दक्षिणी मैक्सिको में चापूलाइन नाम से, दक्षिणी मैक्सिको में चापूलाइन नाम से इसके अनेक व्यंजन बनते हैं। इसके अनेक व्यंजन बनते हैं। अनेक व्यंजन बनते हैं जिसके अंतर्गत टोरटिलस प्रमुख व्यंजन है। जिसके अंतर्गत टोरटिलस प्रमुख व्यंजन है। टोरटिलस प्रमुख व्यंजन है जिसे मिर्ची की सॉस के साथ खाया जाता है। मिर्ची की सॉस के साथ खाया जाता है। लाइन बदल करके लिखो, डेंगू मेन नाइट मार्केट नामक कुछ चीनी खाद्य बाजारों में से लिखना, कुछ चीनी खाद्य बाजारों में इसे भोजन के रूप में वितरित किया जाता है। इसे भोजन के रूप में वितरित किया जाता है। कुछ चीनी खाद्य बाजारों में इसे भोजन के रूप में वितरित किया जाता है। आगे अलग लाइन में लिखो, तले हुए टिड्डे को जावा व इंडोनेशिया में खाया जाता है। तले हुए टिड्डे को जावा व इंडोनेशिया में खाया जाता है। जावा व इंडोनेशिया में खाया जाता है। जावा व इंडोनेशिया में खाया जाता है। आगे लिखो, ओहेलोन नामक अमेरिका का मूल निवासी, ओहेलोन नामक अमेरिका के मूल निवासी रात्रि को एक गड्ढे में, ओहेलोन नामक अमेरिका के मूल निवासी रात्रि को एक गड्ढे में घास जलाकर इनको भोजन के लिए इकट्ठा करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, टिड्डे का कृषि में महत्व हो गया पूरा पॉइंट। तो हमने जो टिड्डा हमारा पाठ था 11वां, उसमें टिड्डे की संरचना देख ली, जीवन चक्र देख लिया, और आज की जो क्लास थी उसमें हमने क्या देख लिया, टिड्डे का कृषि में महत्व पूरा देख लिया। तो इसके साथ ही जो हमारा ये जो पाठ था टिड्डे की संरचना वाला, वो पाठ हमारा क्या हो चुका है, पूरा हो गया आज के 4 पार्टों में। अब हम अगला जो पार्ट है वो देखेंगे अगले पार्ट में। अगली हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम अगला पार्ट देंगे, पार्ट नंबर 12, और उसे जो पार्ट का नाम है वो हमारा है मधुमक्खी पालन एवं कृषि में महत्व।
कौन सा पाठ देखेंगे हम? पाठ नंबर 12, मधुमक्खी पालन एवं कृषि में महत्व। मतलब मधुमक्खी कैसे पाली जाती है और मधुमक्खी जो पालन है उसका कृषि में क्या महत्व है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।